उसके बाद मेरे पास सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड समझ लीजिए कि आपके पास है डिफरेंशियल मेथड ले लीजिए पहले। डिफरेंशियल मेथड में देखिए, आपको याद हो मैंने जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करवाया था उसमें मैंने सबसे पहले आपको जो बात बोली कि आप मान लीजिए कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ऐसे केस में उस रिएक्शन का जो रेट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर 0, 1, 2 और 3 पे डिपेंड करेगा। क्या मतलब है, यहां देखिए, अब मान लीजिए कि n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मुझे पता नहीं वो 0 है, फर्स्ट है या सेकंड है। मान लीजिए n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n। आप याद कीजिए, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर 0 थी, फर्स्ट ऑर्डर में 1, सेकंड ऑर्डर में 2, थर्ड ऑर्डर में 3। मुझे पता नहीं यहां ऑर्डर क्या है, इसलिए मैंने उसे n कंसीडर किया, तो क्या हुआ, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर n। रेट को मैंने r लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, कांस्टेंट इज k, c की पावर n। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। यहां पर r क्या चीज है, r इज द रेट ऑफ रिएक्शन, k क्या चीज है, इज द रेट कांस्टेंट। रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस मैंने फर्स्ट लेक्चर में बड़ा डिटेल से आपको समझा दिया था। एंड c इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और n मैं पहले ही बता चुका हूं यहां क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का आप क्या कर लीजिए, टेकिंग logarithm ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लोग ले लीजिए। देखिए ये क्या हुआ, log e सॉरी log r, नेचुरल लॉग समझ लीजिए, तो नेचुरल लॉग r इज इक्वल टू नेचुरल लॉग k। आप लोग ले लीजिए, अगर देखिए अगर एंटी लॉग देखने की जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट लोग ले लीजिए। ये देखिए, इसको क्या लिख सकता हूं, log r इज इक्वल टू log k। देखिए log की प्रॉपर्टी होती है, जो चीज मल्टीप्लाई में है log में वो चीज प्लस होती है। इसका मतलब आप log की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो मल्टीप्लाई है वो चीज प्लस आ गई। log की एक और भी प्रॉपर्टी होती है कि पावर log से आगे आ जाती है, तो इसका log लोगे c की पावर n का, तो क्या हुआ, n log कंसंट्रेशन। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई, आप इसे एक्सप्रेशन नंबर 2 कंसीडर कीजिए। अब ध्यान से देखिए, जो मैं जस्ट पीछे वाले में आपको एक अलग अलग कंसंट्रेशन पे रेट निकालना सिखा चुका हूं कि एक्सपेरिमेंटल आप कैसे एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे रेट मानते हो। मान लीजिए कि R1 इज द रेट एट कंसंट्रेशन C1 एंड R2 इज द रेट एट कंसंट्रेशन C2। तो ये डाटा आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, तो मेरे पास क्या आया, log R1 इज इक्वल टू log K। देखिए K क्योंकि कांस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर एक ही रिएक्शन की बात कर रही है, तो K चेंज नहीं होगा, तो K1 K2 मत लीजिएगा। K रेट कांस्टेंट है, जो एक कंसंट्रेशन का सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और हम रिएक्शन को कांस्टेंट टेम्परेचर पर करवा रहे हैं, तो K मत बदलिएगा, सिर्फ कंसंट्रेशन बदली है। देखिए, तो log K प्लस n log C1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली आपके पास क्या आया, log R2 इज इक्वल टू log K प्लस n log C2, इक्वेशन नंबर 4। Now subtracting the equation 4,
now by subtracting equation 4 from equation 3, we get log R1 minus log R2 is equal to log K plus n log C1 minus log K plus n log C2. Now open the bracket, that is log K plus n log C1 minus log K minus n log C2. Now log K is cancelled from the log K, that is the positive log K and that is the negative log K, then cancel it out each other and we get n is the common term in both, then n log C1 minus log C2 is equal to log R1 minus log R2. We find the value of n by dividing that terms with this. So we get log R1 minus log R2 divided by log C1 minus log C2. So to determine the order of reaction, we have to calculate the rate of a reaction at a particular concentration, which have been discussed in the last method, graphical method here. So if at concentration C1 rate is R1 and concentration C2 rate is R2, so we have R1, R2, C1 and C2, all these four value. By putting in this, then we can calculate the n, which is the order of reaction. इस मेथड में हमें कहीं भी क्या नहीं करना पड़ा, हिट एंड ट्रायल का यूज नहीं करना पड़ा. दो कंसंट्रेशन ली, दो रेट कैलकुलेट किए, पुट किया और वैल्यू हमारे पास. इसका मतलब क्लियर है कि बाय नोइंग द वैल्यू C1 C2 and R1 R2, we can calculate order of reaction. So this method is far better than the graphical method. Clear? तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. ये मेथड आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है और इस टाइप से आपको ड्राइव करके इस मेथड से ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये चीज समझानी होगी. क्लियर? सो दैट इज द डिफरेंशियल मेथड. अब मैं इंटीग्रेशन मेथड करवाने से पहले एक मेथड जो क्योंकि इससे रिलेटेड है उसको डिस्कस कर देता हूं, एंड दैट इज हाफ लाइफ मेथड. तो वो क्या चीज है देखिए. थर्ड मेथड, हाफ लाइफ टाइम मेथड. आपको याद हो मैंने हाफ लाइफ टाइम पीरियड की एक जनरल एक्सप्रेशन बताई थी. लास्ट जब भी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ड्राइव किया था उसमें हमने हाफ लाइफ टाइम मेथड की एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव की थी कि हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1 माइनस n. आपको याद हो जीरो ऑर्डर में ये जीरो था तो पावर 1 थी, फर्स्ट ऑर्डर में 1, देन c की पावर 0, और वहां हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द इंडिपेंडेंट अपॉन द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. आप इस जनरल एक्सप्रेशन का यूज कीजिए. यहां पर देखिए आप
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए और आपने क्या लगा दिया, कांस्टेंट के, c की पावर 1 माइनस n। इसे आप एक्सप्रेशन नंबर 1 कंसिडर कीजिए। यहां टाउ n क्या चीज है, टाउ n इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑफ n और nth ऑर्डर। एक ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या है, n ऑर्डर है, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम पीरियड टाउ n है। यहाँ k क्या चीज है, k इज नॉट हियर द रेट कांस्टेंट, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ओके, एंड n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n यहाँ क्या चीज है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें क्या चाहिए, हमें यहां से चाहिए n की वैल्यू। आप क्या कीजिए, बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सिमिलर उसी मेथड से, क्योंकि मैंने पहले कहा इस जैसा है इसलिए मैं पहले हाफ लाइफ टाइम पीरियड मेथड बता रहा हूं। ऑन बोथ साइड आप log ले लीजिए, आपके पास क्या चीज आ जाएगी, देखिए log टाउ n इज इक्वल टू log k, प्रॉपर्टी समझा चुका हूं log की पहले ही। इस बार पावर 1 माइनस n आगे आ गई क्योंकि उसमें n था, यहां 1 माइनस n है, एंड log c। नाउ सिमिलर, जैसे मैंने आपको कहा कि आप क्या कर लीजिए, उसमें आपने रेट कैलकुलेट किया था अलग अलग कंसंट्रेशन पर, आप क्या कीजिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाल लीजिए अलग अलग कंसंट्रेशन पे। मतलब देखिए इसको सिंपल वे से समझाता हूं, आप क्या कीजिए, आप सिंपल सा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लीजिए और कब वो उसके कितने टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है वो टाइम ही नोट करना है। मान लीजिए आपने 1 ग्राम लिया और रिएक्शन करवा रहे हैं, कब वो 0.5 रहेगी आप वो टाइम नोट कर लीजिए। फिर आप 2 ग्राम ले लीजिए, कब वो 1 ग्राम रहेगी टाइम नोट कर लीजिए। आपको 2 टाइम चाहिए, 2 कंसंट्रेशन चाहिए सिर्फ। तो यहां मैं क्या कह सकता हूं, मान लीजिए कि सपोज करिए कि मेरे पास, मैंने पावर नहीं है, ये सिंबल है, सपोज करिए इसको a मान लीजिए कि टाउ a इज द टाइम पीरियड, टाउ a क्या है, हाफ लाइफ टाइम एट कंसंट्रेशन CA। मैंने a कंसंट्रेशन लिया, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां ऑर्डर हो जाता है इसलिए 1 नहीं लिया। क्लियर, देखिए आप सिमिलर आपने क्या कर लिया, टाउ b इज द हाफ लाइफ टाइम एट कंसंट्रेशन CB। ये बात क्लियर। तो यहां देखिए जैसे ही आपने इसकी वैल्यू को यहां पुट किया तो ये चीज आपके पास क्या चीज बन गई, दैट इज द टाउ, ये देखिए टाउ a, ये k है, ये चीज क्या हुई log a। सिमिलर दिस इज टाउ b, ये क्या हुआ CB। आप उसी तरीके से सब्सट्रैक्ट कीजिए, यहां क्या हुआ, ये देखिए सिर्फ रेट की जगह आपके पास क्या चीज आ चुकी है, रेट की जगह आपके पास A एंड B आ चुका है, कंसंट्रेशन की जगह आपके पास A और B आ चुका है। यहां देखिए दैट इज A, दैट इज B। क्लियर, ये देखिए यहां आपके पास अलग अलग हाफ लाइफ टाइम पीरियड आ चुका है और उसके साथ कंसंट्रेशन। तो आपके पास यहां क्या वैल्यू बनी, एक हाफ लाइफ टाइम पीरियड, यहां दूसरा हाफ लाइफ टाइम पीरियड, यहां एक कंसंट्रेशन एंड यहां सेकंड कंसंट्रेशन। तो सेम वही बात अगर आपके पास क्या हो, टाउ A टाउ B हो, CA और CB हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो मेथड था ये क्योंकि लास्ट वाले मेथड के जैसा ही था इसलिए हमें ड्राइव करने में ज़्यादा जोर नहीं आया। तो आप इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए, एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे आसार हैं। आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे ही है, इसलिए एग्जाम में आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए, आपको साफ लिखा होगा या डिफरेंशियल मेथड से समझा दीजिए या हाफ लाइफ टाइम मेथड से समझा दीजिए, टाइप एक ही है। बस इनिशियली आप जो चीज़ कंसीडर करें उसको बस अच्छे से समझा दीजिएगा। क्लियर, ओह सॉरी, ये सारा मेरे पास क्या है 1 माइनस n था, ये n नहीं था, देखिए दैट इज द 1 माइनस n।
ये मिस्टेक हो जाती है। ये क्या चीज़ है, दैट इज 1 माइनस एन। ये देखिए, तो यहाँ जो n आपके पास कॉमन आना था, n नहीं है, ये 1 माइनस एन है। ये देखिए, तो ये क्या चीज़ है, 1 माइनस एन है। तो अगर आपको n कैलकुलेट करना है, देखिए दैट इज 1 माइनस एन, तो आपको n उधर ले आइए, ये सारा इधर ले आइए। सो n इज इक्वल टू 1 माइनस, ये लीजिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, आप इसे करके देख लीजिए, फिर भी आपको कोई डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। तो दैट इज द थर्ड मेथड, हाफ लाइफ टाइम मेथड। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसे नेक्स्ट मेथड, सिंगल टाइम। बस बेटा पानी पी लूँ, अभी बताता हूँ। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है इंटीग्रेशन मेथड। आपके फर्स्ट ईयर में एक एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स का, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एक एक्सपेरिमेंट है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको वेरीफाई करना होता है। हम वहां इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको याद है, आपने डिफरेंट ऑर्डर के केस में डिफरेंट रेट एक्सप्रेशन यूज कर रखी है, सॉरी कैलकुलेट कर रखी है। देखिए, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फोर, मैं दो बता देता हूं, 0 के लिए एंड फर्स्ट के लिए। ये आपको पहले ड्राइव करके दी चुकी है, पहले मैं लास्ट लेक्चर में यही ड्राइव करवाई थी मैंने। इसमें क्या था, इसमें आपके पास था k इज इक्वल टू R0 माइनस आर अपॉन टी। ऐसे ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर में कैलकुलेट करके आपको दी थी, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। बस मैं इन दोनों को ऐसे ही, आपके पास थर्ड की थी, सेकंड की थी, आगे आगे आपके पास एक्सप्रेशन थी। तो ध्यान से देखिए, पहले मेथड में मैंने आपको अलग अलग कंसंट्रेशन, अलग अलग टाइम नोट करने के लिए बोला था। कैसे, देखिए, मान लीजिए लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टाइम 0 इज इक्वल टू 0 सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज करिए कंसंट्रेशन इज 0। सिमिलर आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद फिर से कंसंट्रेशन नोट कर ली, कंसंट्रेशन इज C1, फिर से कंसंट्रेशन नोट की, क्लियर, फिर से आपने कंसंट्रेशन नोट की, मान लीजिए 20 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन इज C2, दैट इज द फाइनल कंसंट्रेशन। और ये भी आपके पास क्या चीज है, जो आप चीज सॉल्यूशन निकाल रहे हो उसमें जो प्रोडक्ट आता है उसकी कंसंट्रेशन आप बात कर रहे होते हैं। देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर ओरिजिनल ये है और अब कंसंट्रेशन ये है, अब ये है, इट मीन्स आपके पास अलग अलग कंसंट्रेशन है, अलग अलग आपके पास टाइम है। देखिए, अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात कर रहे हैं, आप एसिड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, एसिड जितना बनेगा तो हाइड्रोलिसिस उतनी ज़्यादा हुई होगी, एस्टर उतना कम हुआ होगा। ये अलग अलग एग्जाम्पल के केस में अलग अलग हो जाएगा। यहाँ मैंने जनरल एक्सप्रेशन मान के इस चीज़ को करवा दिया। देखिए, अब मेरे पास अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से देखिए आप, मैं क्या करूँ, इस डाटा को पहले 0 ऑर्डर के केस में पुट करता हूँ। 0 ऑर्डर की मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास जो डाटा अब आया है रिएक्शन का, वो किस ऑर्डर की एक्सप्रेशन को फॉलो करता है, किसको ओबे करता है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ। कैसे, मान लीजिए मैं k कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ और मैंने क्या किया, पहले ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज C0, फाइनल कंसंट्रेशन मैंने C1 पुट कर दी,
तो टाइम कितना लगा, तो t1 माइनस t0, t1 माइनस t0। देखिए तो मेरे पास मान लीजिए कोई k की वैल्यू आ गई, मैंने ऐसे k1 कंसीडर कर लिया, फिर मैंने दूसरा डाटा पुट किया यहाँ पे C2 का डाटा। तो देखिए तो C2 का डाटा पुट करने के बाद मेरे पास क्या चीज़ आ गई, K2 की वैल्यू आ गई। सिमिलर मैंने K3 कैलकुलेट कर लिया, K4 कैलकुलेट कर लिया। तो अगर तो ये सारे K की वैल्यू इक्वल है, इट मीन्स मेरे पास क्या आ जाए, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K4। क्या कहना चाहता हूं समझिए कि देखिए K की वैल्यू सेम किस एक्सप्रेशन से आ रही है। अब मान लीजिए मैंने सबसे पहले ट्राई किसको किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। मेरे पास जो रिएक्शन का डाटा था मैंने किस में पुट किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पुट किया। तो अगर वो डाटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पुट करने के बाद K की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब साफ क्लियर है कि ये डाटा जीरो ऑर्डर की एक्सप्रेशन को ओबे करता है। इट मींस ये ऑर्डर क्या है, जीरो। हो ऐसे भी सकता था ये इक्वल ना आए, तो मैं क्या करता, कंफर्म हो जाता कि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है, फिर मैं सेम डाटा किसमें पुट करता, फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन में पुट करता। कैसे, देखिए पहले यहाँ T1 आ जाता, ये रहा 10 सेकेंड, ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज C0, फाइनल कंसंट्रेशन इज हेयर C1 एंड वी गेट K1 अगेन 2.303 T2 log C0 by C2, we get K2. Similar, we can calculate K3, K4 by the data of the reaction. Clear? If from the first order expression we get all the rate constant are equal, then we can see that the data of that reaction obey the first order kinetics. It means that reaction has first order. It means this reaction is, which type of reaction is, that is the first order reaction. अब मान लीजिए आपके पास इस एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद भी K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती सपोज, तो हम क्या करें, हम दैट डाटा ट्राई करते हैं फर्दर किसके लिए, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर वहां कांस्टेंट आ जाता है एंड दैट रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, अगर फिर भी नहीं आता then try for the third order reaction and the order will be, if the value of rate constant are equal, then the reaction become third order. So we can say that the integration method is also a hit and trial method. Is it clear? This is the limitation of this method, is also the type of hit and trial method. So both these type are the very well method to determine the order of reaction. Clear? अब देखिए सभी में एक लिमिटेशन तो पेंडिंग रही गई, वो क्या, रिएक्टेंट सभी में एक ही यूज हो रहा है। क्या कोई ऐसी रिएक्शन हो सकती है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और सभी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता हो? तो अब हम एक ऐसे मेथड की बात करते हैं जिस पे आपके पास न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे आसार हैं, और उस रिएक्शन को मैं विद एक न्यूमेरिकल ही समझाता हूं। यहाँ देखिए उस मेथड को, सॉरी now we have Ostwald आइसोलेशन मेथड, इनिशियल रेटला मेथड है ये। देखिए कैसे, इसको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है 2A प्लस B। मैं इसी को एक विद न्यूमेरिकल आपको समझाता हूं। देखिए मैं एक बार साफ कर देता हूं, इसके लिए मुझे स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिएगा। मेरे पास इक्वेशन है 2A प्लस 3B इज इक्वल टू प्रोडक्ट।
मैंने एक से ज़्यादा रिएक्टेंट लेके आपको ये दिखाया है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। यहां है एक्सपेरिमेंट, यहां ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ बी, here is the rate of reaction। ये देखिए, मैं इसे विद एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए पहला किसने एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उसने ए की कंसंट्रेशन क्या रखी, 0.001 मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन क्या, मोल पर लीटर, नोट पर सेकेंड, मोल पर लीटर। और बी की कंसंट्रेशन भी किसमें है, मोल पर लीटर। तो ये भी क्या है, 0.001 मोल पर लीटर। और रेट किसमें है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, क्लियर। अब मान लीजिए कंसंट्रेशन आपके पास ये है, अब 0.001 को छोटा ले लीजिए, बार बार लिखना पड़ेगा, 0.1 0.1 एंड ऑर्डर इज 6.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सपोज कर लीजिए ये डाटा आपके पास है। और बंदे ने क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उसने ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये लीजिए, और बी की कंसंट्रेशन को क्या किया, सेम रखा। और फिर उसने रेट कैलकुलेट किया कि क्या फर्क पड़ा होगा। सपोज करिए रेट मेरे पास आया 1.2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर। फिर उस बंदे ने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। इस बार उसने कंसंट्रेशन इसको क्या रखा, 0.1, और इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 0.2। इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, 0.2। और उसने क्या देखा, उसके पास ऑर्डर क्या आया, देखिए, सॉरी रेट क्या आया, रेट आया इसके पास 2.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मैं, हालांकि कोई और रिएक्टेंट होता तो और भी डाटा ले सकता था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना है, सॉरी मेथड निकालना है, स्पेस कम है, इसलिए डाटा कम लिया है मैंने। ओके, 2 ही रिएक्टेंट माने, और भी हो सकता था, उसके विद रिस्पेक्ट टू भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए, ऐसे आपको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट दे दिया जाएगा, डाटा आपको दे दिया जाएगा, आपसे 3 चीज पूछी जाएगी। क्या, यूं कहेंगे कैलकुलेट रेट ला, पहली क्या चीज मांगी है, रेट ला। फिर पूछा जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ना सॉरी, फिर पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट। ये 3 चीज कैलकुलेट कर दीजिए, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। रेट ला एक्सप्रेशन निकाल दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल दीजिए, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर दीजिए। बकायदा इस डाटा से सारा कुछ कैलकुलेट करके दिखाता हूं, इस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए। मैंने क्या किया, कंसीडर, सबसे पहले एक रेट एक्सप्रेशन मान ली, कंसीडर रेट ला इज, कोई एक रेट ला मान लीजिए। रेट ला क्या हुआ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लिया मैंने एक बार ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू, क्योंकि मुझे पता तो नहीं ना क्या आएगा, ये तो नहीं पता P1 है, 2 है, 3 है, 0.1 है, 0.2 है, कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने क्या मान लिया, जनरल P एंड Q। अब रेट कांस्टेंट को मैंने, जो रेट है उसको क्या लिख दिया, देखिए एक्सप्रेशन को क्या लिख दिया, रेट इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट हियर, ए की पावर P एंड बी की पावर Q, और इसे फर्स्ट रिएक्शन मान लिया, नंबरिंग दे दी, रिएक्शन इज फर्स्ट। अब आप क्या कीजिए, देखिए, applying equation first on experiment 1। आप 1 और 2 पे आप क्या कर दीजिए, ये डाटा पुट कर दीजिए। देखिए रेट की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0, देखिए 6.0 इंटू 10⁻⁻⁴, ये रहा, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट आपको पता ही नहीं, के मान लिया। ए की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, 0.1, पावर आपके पास क्या है पी, जो आपको नहीं पता। बी की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1, पावर क्या है पी क्यू, जो आपको नहीं पता। तो इसको मैंने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2।
अब इसे सेकंड एक्सपेरिमेंट पे पुट कीजिए, मेरे पास वैल्यू क्या आई देखिए, दैट इज ये तो हुआ 1.2 इंटू 10⁻³ क्लियर। और ये क्या हुआ k का k, और ये कंसंट्रेशन क्या हुई 0.2 इसकी पावर p, और ये 0.1 इसकी पावर q, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या कर दीजिए, जो आपके पास वैल्यू बड़ी है उसे डिवाइड कर दीजिए छोटी से। तो आप क्या कीजिए, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, आप क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, आप बड़ी इक्वेशन को छोटी से, मतलब बड़े डाटा को छोटे से डिवाइड कर दीजिए। क्या आया मेरे पास 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 6.0 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू k 0.2 की पावर p 0.1 की पावर q डिवाइड बाय k 0.1 की पावर p 0.1 की पावर q। आप देख सकते हैं इसको 10⁻⁴ में करूं तो दैट बिकम 12। तो ये सारा क्या हुआ, दैट इज 2, k से k कैंसल, ये सारा कैंसल, ये 0.1 है, ये 2 है, तो दैट इज 2। तो इस साइड आया 2 और इस साइड आया 2 की पावर p। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1। अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। यहां से मुझे p की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, p इज इक्वल टू 1। ये आप देखिए। अब मैं क्या करूं, सेम ये इक्वेशन 1 वाला डाटा एक्सपेरिमेंट 3 पे पुट कीजिए। देखिए, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 3 मेरे पास क्या चीज आ गई, 2.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, a की कंसंट्रेशन इज हेयर 0.1 की पावर p, b की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर q। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब बड़ी वैल्यू क्या है देख सकते हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो मैं क्या करूं, फर्स्ट वाली को चेक कर लीजिए। अब नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 1, नॉट सॉरी 1 by 2, we get 2.4 into 10⁻³ is equal to k 0.1 की पावर p 0.2 की पावर q डिवाइड बाय 6.0 into 10⁻⁴ is equal to k 0.1 की पावर p 0.1 की पावर q। आप देख सकते हैं दैट इज 4, k से k कैंसल, ये वाली टर्म कैंसल। अब मेरे पास क्या है, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर q। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2⁻² इज इक्वल टू 2⁻q। देन बेस सेम तो पावर सेम, दैट इज q इक्वल टू 2। मेरे पास p और q दोनों की वैल्यू आ चुकी है, देख सकते हैं आप। अब इससे मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी एक डाटा, मान लीजिए दोनों वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, देखिए, ये आपके पास था 6.0 इंटू 10⁻⁴ k आपको कैलकुलेट करना था, ये रहा, दैट इज 0.1, ये रहा। p की पावर आपके पास क्या है 1, फिर आपके पास 0.1, q की पावर आपके पास है 2, ये देखिए। तो इसको क्या लिख सकता हूं, दैट इज 6.0 इंटू 10⁻⁴ के, ये है 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 को 2 से करूं तो 10⁻⁻2 ऑल बिकम 10⁻⁻3। ये देखिए, इस साइड 10⁻⁻3 नीचे गया
यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 3 है, एक कट गया, -1 रह गया। ध्यान से देख लीजिए आप। तो ये क्या हुआ देख लीजिए, 10⁻³ इस साइड डिवाइड में 10⁻³ ऊपर जाके +3, तो सारा बिकम 10⁻⁻1। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 × 10⁻⁻1 यूनिट। आप देख लीजिएगा डिवाइड करके। ओके, यहां से अब ध्यान से देखिए, यूनिट अब देखिए किससे आएगा, यूनिट आएगी ऑर्डर से। ऑर्डर इज 3, तो यूनिट ऑर्डर वाली पुट होगी। तो यहां से देखिए जो उसने चीज पूछी कि रेट ला क्या है, तो आप इस सारे डाटा को यहाँ पुट कर दीजिए। तो मेरे पास क्या चीज बनी, रेट एक्सप्रेशन क्या बन गई। मैं इस एक बार एक्सपेरिमेंट को हटा देता हूं। देखिए ये देखिए, तो जो चीज उसने पूछी थी उसमें से आंसर की बात करता हूं, क्या क्या चीज आएगी। फर्स्ट उसने पूछा था रेट ला, तो रेट ला क्या बना मेरे पास, रेट इज इक्वल टू के की जगह क्या आ गया, के की जगह आ गया मेरे पास 6 × 10⁻⁻1। ये लीजिए, ए की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है 1, बी की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है स्क्वायर। ये लीजिए, उसने पूछा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या आया 1 + 2 3, so that is the third order reaction. yes, तीसरा उसने पूछा था रेट कांस्टेंट क्या होगा। रेट कांस्टेंट आपके पास आ चुका है 0.6। अब ये 0.6 की यूनिट क्या है, थर्ड ऑर्डर वाली यूनिट लगा दीजिएगा। मोल पर लीटर का पर मोल था, याद कीजिए, मतलब पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये देखिए, तो ये आपके पास वो 3 डाटा जो उन्होंने स्टार्टिंग से आपसे पूछा था, ये आपके पास आंसर होगा। इसमें चाहे आपके पास 2 रिएक्टेंट है, 3 है, कोई भी है, उनके विद रिस्पेक्ट टू आप सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर दीजिए। तो क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। आज आपने देखा कि हम किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरी मान के आप इस लेक्चर के बाद फिर से ऑर्डर वाला एक जो लेक्चर मेरा पहला था उसको दोबारा से देखिए। कंसेप्ट यूं समझना बड़ा इजी है। अगर आप लैब में गए, कैसे काम करते, क्या होता, कैसे ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, क्या इनका मतलब होता है, देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स में ये वाला हिस्सा हिडन सा रह जाता है। अभी भी थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है इसका कि एक्चुअल में क्या होता होगा ऑर्डर, क्यों ऐसा है कि रिएक्शन के अंदर स्टार्टिंग में जो आपको हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है उसमें जो आगे नंबर ऑफ मोल होते हैं वो कुछ और होते हैं, पावर कुछ और आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। ये हम जो थ्योरीज है, कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उन दोनों थ्योरीज को देखते हुए क्या करेंगे, क्या ऑर्डर होता है, क्या मोलिकुलरिटी होती है, ये कंसेप्ट अभी पढ़ना बाकी है। मेरे पास इस चैप्टर के अंदर चंद चीजें पेंडिंग है, जैसे एक एरेनियस इक्वेशन, एक आपको दिया गया दोनों थ्योरी जिसमें कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, 2 पेंडिंग है। दोनों में से क्वेश्चन एक एक कन्फर्म आएगा। इन 2 लेक्चर के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ आपका पूरा सेक्शन और सिलेबस भी। तो होप कि आप अपने घर में सेफ होंगे। मैं फिर आपसे लास्ट जाते एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, खासकर हमारी जो वीडियोस हैं, इन्हें शेयर कर दीजिए ताकि इस लॉकडाउन के हार्ड टाइम के अंदर बच्चे अपने घर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। इस वक्त इतना किया जा सकता है, जो मेहनत करे हैं उनके एनकरेजमेंट के लिए और ख़ासकर जो पढ़ना चाहते हैं उनकी हेल्प के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा वो हम एरेनियस थ्योरी के साथ आपको मिलेंगे। ओके।